प्लास्टिक्स वगैरह ठीक है, लेकिन होंडा ना कहीं कहीं कॉस्ट कटिंग कर देता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सुजुकी ने अभी पुराना रख रखा है, हालांकि लाइट नहीं है वहाँ पे, कॉम्प्रोमाइजिंग लगते हैं, बम्प्स नहीं दिखते रोड के। पल्सर का ही था N160 और N250 देखने के लिए। सो 41 की एवरेज कंजप्शन है और ये ब्रेकिंग इसकी डिसेंट है। अब सबसे बड़ा डाउन साइड ये है कि उसकी पिलियन सीट बहुत छोटी है। स्टार्टिंग में क्या होता था ना, इसके आरपीएम में कुछ दिक्कत थी या पता नहीं क्या था। सो वेल, हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे लगता है कि भाई पहली ये बाइक रहने वाली है हॉर्नेट 2.0। ये अपडेटेड वर्जन जो है वो हमारे सामने खड़ा है। आज इसका ना एक ओनरशिप करने वाले हैं। ऑब्वियसली देखो, अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो बाइक लेने का, तो आपके दिमाग में भी काफ़ी बार आया होगा कि हॉर्नेट 2.0 क्यों ना ले ली जाए। मतलब अगर आप लोग 200 सीसी के आसपास की बाइक ढूंढ रहे हो, वैसे स्पेसिफिकेशन देखोगे तो थोड़ी सी कम है, बट आज की वीडियो में ना एक्चुअल में सारी की सारी जितने मेरे क्वेश्चन है ना, सारे के सारे मैं पूछूंगा भाई से जो इस बाइक को ओन करते हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बेकार है। और ऑब्वियसली अगर आप देखो इस टाइप की बाइक देख रहे हो ना, तो N250 आज के टाइम में बजाज की बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। MT-15 हो गई, खैर वो तो बजट से काफ़ी अब चली जाती है, बट ठीक है, एक बार को लिस्ट पे रखी जा सकती थी। बाकी उनसे जो है वो सवाल करेंगे। सो अपने विशाल भाई को बुलाते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विशाल भाई आ जाओ एक बार। कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। जबरदस्त। तो मैं जाता हूँ कैमरे के पीछे एंड भाई से फिर सवाल करते हैं कि इस बाइक को भाई वो उन्होंने क्यों ओन किया, कितनी चलाई, सारी की सारी चीज़ों के बारे में। सो भाई से जो है इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिलवा दिया। भाई सबसे पहली चीज़ मैं आपसे, आपका चैनल किस नाम से है यूट्यूब पे? मेरा चैनल विशालपुरी के नाम से ही है। ठीक है। और आप मोस्टली इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव रहते हो ना? तो देखो भाई, इंस्टाग्राम एंड जो यूट्यूब का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा। अब बात करते हैं इस हॉर्नेट 2.0 के बारे में। मतलब मेरे बहुत सारे सवाल हैं भाई, आप जो भी मैं पूछता रहूँगा बताते रहना अपने हिसाब से, जो आपका ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है इस बाइक से। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, आप इससे पहले कौन सी बाइक ओन करते थे? इससे पहले मैं होंडा की ही SP125 ओन करता था। ठीक है। तो 70,000 के लमसम मैंने चलाई था। 70,000 चला दी थी? और सही है भाई, मतलब ऑफिस वाले बंदे ना भाई, तो इतना तो चलिए कॉलेज ऑफिस दोनों। हाँ ठीक है, चलिए कॉलेज। अच्छा, उस टाइम कॉलेज में आप हो गए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला मेरा यहाँ पर ये, आपने कितने की परचेज करी है एंड चला कितनी दी आपने? ये मेरे को GST डिडक्शन के बाद 170 की पड़ी थी और अभी मैं इसको 6,000 चला चुका हूँ। इसकी दूसरी सर्विस होनी है अभी। ठीक है ठीक है, 6,000 किलोमीटर चला दिया आपने। भाई सबसे पहला यहाँ पर ये सवाल रहेगा, लाइक आज के टाइम में लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बजाज की N250 ले लो, पावर अच्छी है एंड लुक्स, आपने जैसा भी बोला कि मुझे लुक्स उसकी जो थोड़ी ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले उसी के बारे में जानना चाहूँगा, उसको रिजेक्ट करके, बल्कि इससे सस्ती मिल जाती है जहाँ तक मुझे मालूम है। तो आपको क्या कहना है? नो डाउट N250 से 10,000 सस्ती थी और लुक्स मुझे उसके बहुत अच्छे लगते हैं। प्लस एक पावर उसके अंदर थोड़ी ज्यादा है, 24 PS की पावर के अराउंड आती है। ठीक है। बट मेरा एक दोस्त है, उसके पास भी बजाज की पल्सर है N160, तो उसने मुझसे बोला कि सर्विस वालों से दुखी है वो। ठीक है। अब मेरा क्या है, मेरे को डेली ऑफिस जाना है, 5 दिन ऑफिस जाना है। अब मैं सैटरडे संडे पीस ऑफ माइंड चाहता हूँ, और उसमें अगर मुझे सर्विस सेंटर भागना पड़े तो फिर वो चीज दिमाग में फंसी रहेगी। ठीक है ठीक है। तो मैं होंडा ओन करता था, होंडा के साथ एक्सपीरियंस अच्छा था सर्विस का, तो इस वजह से मैंने सोचा कि होंडा में क्या ऑप्शन है, तो यही एक ऑप्शन है होंडा के पास जो देती है। या तो वो NX 200 आती है, जो NX 200, फिर वो ADV बाइक हो जाती, थोड़ी ऊंची हो जाती, तो मेरे को सिटी के लिए सही नहीं लगी। मेरे को ये लगी लुक्स भी डिसेंट है, पावर भी डिसेंट है, जितनी मुझे चाहिए। मेरे को कुछ ऐसे रेस वगैरह नहीं करनी, तो मुझे ये चीज ठीक लगी। बट आज भी अगर मैं N250 देखता हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि काश वो ले ली होती। ठीक है, ओके। खैर अब तो आपने यही ले लिया, अब इसको ही ओन करना पड़ेगा। अब तो बिल्कुल। अच्छा चलो, N250 तो आपने रखी, बट जैसे लाइक आपने नेकेड बाइक को चूज किया, सो यामाहा की तरफ भी जाया जा सकता था, ऑब्वियसली जापानीज ब्रांड है, या सुजुकी की जो 150 जिक्सर या 250 जिक्सर, उन सब पे मतलब किसी पे कुछ था ओपिनियन में आप में कि? हाँ नहीं, मैंने देखा सब कुछ था उस टाइम। ठीक है। कौन कौन सी बाइक देखी थी एक बार आपको? मैं बताता हूँ। मैंने सबसे पहले, जो मेरा सबसे पहला शोरूम का विजिट था, वो पल्सर का ही था। N160 और N250 देखने के लिए। ठीक है। उसके बाद सुजुकी में गया, तो यार सुजुकी, मतलब ये सब्जेक्टिव हो सकता है, मेरे पास जो नजदीक शोरूम है खानपुर में, उनका ना बिहेवियर बड़ा अजीब सा लगा। लाइक वो खुद भी सुस्त थे। ठीक है। उनको लगा, मतलब खुद ही नहीं बेचना चाहते। हाँ, मतलब उनको लगा बस मैं देखने आया हूँ कि कोई लेता नहीं होगा जिक्सर, तो उन्होंने ना मुझे ढंग से दिखाया, बोला वो खड़ी है जाके देख लो। अब यार ऐसे मजा नहीं आता ना। ठीक है ठीक है। प्लस सुजुकी अपडेट नहीं करता अपनी बाइकों को, जैसे इसके अंदर आपको USD फोक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है ठीक है। सुजुकी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। सुजुकी ने अभी पुराना रख रखा है, हालांकि वो भी रिफाइन इंजन है, वो भी अच्छी सर्विस देते हैं, बट स्टिल अपडेट नहीं करते बाइकों को टाइम पे। ठीक है। सुजुकी के बाद मैं गया देखने के लिए हीरो। ठीक है। एक्सट्रीम 160R। तो हीरो एक मेरे भाई के पास है 125, तो वो ज्यादा दुखी है उससे, इंजन वगैरह की वजह से बहुत दुखी है। ठीक है। तो इस वजह से मैंने फिर वो भी प्रेफर नहीं करा। ठीक है। बजाज का मैं आपको बता चुका। सुजुकी मैं गया था यामाहा के शोरूम, और मुझे FZS बहुत पसंद आई थी, हाइब्रिड FZS। अच्छा हाइब्रिड वाली। ठीक है।
170 की पड़ रही थी और मेरा ये था कि यार ये डिसेंट माइलेज निकाल के दे देगी, मेरा कम्यूट अच्छा हो जाएगा, प्लस लुक भी काफी बल्की है। लेकिन उसके अंदर एक डाउन साइड ये है कि पावर थोड़ी कम है। ठीक है, 12-13 PS की पावर आती है। हाँ, वो 125 सीसी के आसपास की रहती है उस प्राइस रेंज में अगर उतनी पावर मेरे को मिल रही है तो थोड़ा बहुत तो मन में फिर रह जाएगा कि यार अगर ले रहे हो तो अच्छी ले लेते। लास्ट में मैं होंडा गया और मैं ये उठा लाया। ये उठा के ले। अच्छा, एक मशहूर और बाइक है MT-15 के बारे में क्या ओपिनियन है? यार MT-15 चक्कर है मेरे को ना पिलियन को साथ लेके चलना होता है। अच्छा, और सबसे बड़ा डाउन साइड ये है कि उसकी पिलियन सीट बहुत छोटी है। बाकी बाइक वो बहुत टॉप नॉच है। ठीक है, चलो ये है। चलो भाई, अब आते हैं, इतनी सारी चीजें आपने बता दी, अब सीधा बात करते हैं मुद्दे पे जो लोगों को जाननी है। प्रॉब्लम्स क्या आती है, क्योंकि ये एक मतलब ऐसा क्वेश्चन है ना कि जो जानना है सबको, वीडियो तो देखेंगे बट वैसे जानना है कि क्या प्रॉब्लम्स है इस बाइक में। ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम है इसके सस्पेंशन। मुझे नहीं पता होंडा क्या सोचती है बाइक प्लान करते वक्त, बट उनको सस्पेंशन बनाना शायद नहीं आता। बहुत ज्यादा स्टिफ सस्पेंशन है। ठीक है, आप अभी चला के देखना। आप दोनों को बता रहे हो, अलग अलग बोल रहे हो? रियर सस्पेंशन अगला ठीक है। ठीक है, और ज्यादा दिक्कत होती है पिलियन को रियर वाले से। तो आप अभी चला के देखना, किसी भी बम्प आप हिट करोगे ना, इसका सस्पेंशन अप फ्रंट ऊपर की तरफ झटका मारता है। ठीक है, कोई शॉक एब्जॉर्प्शन है ही नहीं, ऐसा लगेगा इन्होंने सस्पेंशन छोड़ के लोहे की रॉड लगा दी है। ठीक है, ओके। पिछली सीट का भी सेम है, पत्थर जैसी सीट है, कोई कंफर्टेबल नहीं है, मतलब पिलियन के लिए कंफर्ट है ही नहीं। ठीक है, ओके। दूसरा जो सबसे बड़ा डाउन साइड लगता है वो है इसकी हेडलाइट्स। अभी तो हम दिन में है, रात में आप इसको चला के देखना, इसकी हेडलाइट बहुत पुअर क्वालिटी की है। ओके। पल्सर वालों ने तो मेरे ख्याल से स्टेडियम लाइट दे रखी है, प्रोजेक्टर दे रखा है ना। एग्जैक्टली। यहाँ पे वहाँ पे स्टेडियम जैसी फील आती है, यहाँ पे लाइट इसकी बिल्कुल बेकार है। मतलब मुझे सबसे जो ज्यादा दुख लगता है, मेरे को नोएडा जाना होता है, कई बार ब्लाइंड पैचेस आते हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग लगते हैं, बम्प्स नहीं दिखते रोड के। तो ये मतलब उतना अच्छा नहीं है आपका कहने बिल्कुल को। अच्छा नहीं है। ठीक है। हेडलाइट बेकार है, ठीक है। सस्पेंशन बेकार है। ठीक है। तीसरी चीज जो मुझे थोड़ी सी शायद मेरे यूनिट में दिक्कत हो सकती है, गियर अटकने वाला इशू। हाँ यार, ये तो मैं मतलब मेरे को ऐसा होंडा यामाहा में मैंने सुना नहीं है ये चीज, आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूं। नहीं, मैंने बहुत बार ये चीज फील करी है कि इसके ना गियर अटकते हैं। अब ये शायद मेरे यूनिट में हो सकता है, यूनिट स्पेसिफिक हो सकता है, बट इसके गियर अटकते हैं। अच्छा, और मतलब कैसे, हर गियर में अटकता है या कभी? सेकंड थर्ड, जब आप ट्रैफिक में होगे सेकंड थर्ड पे स्विच करोगे तब। अगर आप हाई आरपीएम्स पे हो तो बिल्कुल नहीं अटकेंगे, लो आरपीएम्स पे इसके गियर अटकते हैं। तो वो एक चीज जो है वो मेरे को थोड़ी लगती है। ओके, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम इसमें? उसके अलावा एज सच कोई नेगेटिव नहीं है। उसके अलावा मैं खुश हूँ बाइक से। थोड़ा सा और हल्की सी सस्ती होती तो ज्यादा अच्छा लगता। होंडा को थोड़ा प्राइस कंट्रोल करना चाहिए वहाँ। ठीक है। अच्छा चलो भाई, ये चीज़ है। अच्छा, एक सवाल है मेरा यहाँ पर, पावर को लेकर के आपका क्या कहना है? मतलब पावर डिलीवरी कैसी है? लाइक 17 bhp का समथिंग अराउंड शायद ये आती है, इसमें आता है, एंड टॉर्क शायद 14 के आसपास में ही है। सो क्या कहना चाहते हो कि मतलब सफिशिएंट है या कम है, क्या कहना चाहते हो उस चीज़ को? देखो, पावर इसकी ना लाइक आपको अपाची वाला थ्रिल नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइक अप फ्रंट पावर नहीं मिलेगी, एग्रेसिव एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, लीनियर पावर डिलीवरी है, बट पावर अच्छी है। ठीक है, हाईवेज पे आप 80, 90, 100 भी टच करोगे तो आपको वहां से भी एक्सेलरेट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसके बाद सिर्फ आवाज बढ़ रही हो, स्पीड नहीं बढ़ रही हो। ठीक है, 100 के बाद भी आप एक्सेलरेट करोगे, ये भागेगी। ठीक है, तो पावर बहुत अच्छी दी है, बहुत अच्छी दी गई है पावर। तो वो एक चीज है। पावर के मामले में मुझे कोई खराबी नहीं लगती इस बाइक में। ठीक है, ओके। ठीक है, मतलब आपको पावर ठीक लगता है अपने हिसाब से, लाइक सिटीविटी में आप लोग सारी चीजें कर रहे हो। तो अब आते हैं भाई ब्रेकिंग के बारे में, क्या आपका थॉट है? लाइक पैडल डिस्क ब्रेक्स आते हैं, ब्रेकिंग कैसी है इस बाइक की? ब्रेकिंग इसकी डिसेंट है, आप चला के देखना, ब्रेकिंग काफी सही है। लाइक फ्रंट ब्रेक बाइट्स भी अच्छे हैं, प्लस इसके अंदर एबीएस भी अच्छा आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल एक चीज दे रखी है, तो फिसलती वगैरह नहीं है। तो ब्रेकिंग के मामले में मैं 10 में से 8 नंबर देना चाहूंगा। बढ़िया ब्रेकिंग है। थोड़ी और अच्छी हो सकती थी रियर पे आप फील कर लोगे चला के, बट उसके अलावा ब्रेकिंग अच्छी है। ठीक है, ओके। ठीक है, सस्पेंशन का तो खैर आपने फीडबैक दे ही दिया कि आपको आगे वाला तो ठीक लगता है, पीछे वाला काफी ज्यादा स्टिफर है। वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर शायद आई थिंक एयर कूल इंजन आता है। हाँ। कोई ऑयल कूल एंड लिक्विड कूल नहीं है। सो हीटिंग लाइक जैसे अभी तो सर्दियां चल रही हैं तो मुझे लगता नहीं है कि फील हो रहा होगा आपको, बट ऐसा गर्मी में आपने चलाया हो तो क्या फीडबैक, लाइक ट्रैफिक में मोस्टली या फिर हाईवेज पे मैं जानना चाहूँ तो? बिल्कुल आपने सही बोला। अभी मैंने अक्टूबर में बाय करी है तो उसके बाद से गर्मी फील करी नहीं है। हाँ, तो हीटिंग इश्यूज अभी मिला नहीं है, प्लस ट्रैफिक में भी हीट होते देखा नहीं है मैंने इसको। लेकिन मुझे अच्छे से पता है, मैं मार्च अप्रैल में इसका आंसर दे पाऊंगा कि क्या कैसा परफॉर्म कर रही है ये। ठीक है, बट मेरे ख्याल से होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि इसके अंदर ऑयल कूलिंग होनी चाहिए थी। ठीक है। क्या कहते हैं, हीटिंग का बात कर लिया, वाइब्रेशंस के बारे में आपका क्या कहना है? यार मुझे तो वाइब्रेशन फील नहीं होते। होंडा रिफाइनमेंट में बहुत काम करता है अपने इंजन की, तो वाइब्रेशंस मुझे तो फील नहीं हुए हैं अभी तक। मैं इसको 100-110 पे भी क्रूज करूँ तो मुझे वाइब्रेशन नहीं लगते हैं। फुटपेक्स वगैरह कहीं भी वाइब्रेशन फील नहीं होते, तो वाइब्रेशन के मामले में होंडा ने अच्छा काम किया। ठीक, हाँ ये तो है, जापानीज थोड़ा इस चीज़ पे तो ज़्यादा ध्यान देते हैं वाइब्रेशन एंड उसके मामले में। नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, जो इंडिया का मतलब मुझे लगता है मोस्ट फेवरेट है हर बाइक को लेके, चाहे वूसा हो चाहे स्प्लेंडर हो, माइलेज कितना देती है? सिटी और हाईवे का थोड़ा मैं अलग अलग जानना चाहूँगा, तो वो आप मेरे को एक बार बता दो।
अगर आप इसे हाईवे पे चला रहे हो, ठीक है, 80 पे क्रूज कर रहे हो, ये आपको आराम से 45 की माइलेज निकाल के दे देगी। 45 की एवरेज दे देगी। 45 की एवरेज दे देगी। अगर कोई ज्यादा अच्छे से चलाता है तो 48 भी निकाल लेगा आराम से। ठीक है। सिटी में क्योंकि ट्रैफिक कंडीशंस मिक्स्ड होते हैं, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, ठीक है, आप आराम से 42 टू 43 की माइलेज क्लेम कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो। आपने मतलब निकाल रखी है? मैंने निकाली, आपको मैं क्लस्टर दिखा देता हूँ। एक बार मैं दिखा देता हूँ गाइस। मेरी ड्राइविंग हैबिट बिल्कुल वैसी है, लाइक मैं बहुत कैजुअल होकर चलाता हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है। 41 सही है यार, 41 थे। 41 की एवरेज कंजप्शन है। और ये रीडिंग नहीं, मैंने टैंक टू टैंक भी बहुत बार ट्राई किया है बजट वगैरह करके, तो वो इतना माइलेज 41 42 निकाल के दे देती है। 41 42 सही है यार, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपने बता दिया। एक और चीज पूछना चाहूंगा, टायर्स के बारे में आपका क्या फीडबैक है? लाइक 100 एंड 140 सेक्शन टायर है यार। इसका जो रियर टायर है ना, बहुत अमेजिंग है। आप एक बार पीछे से आके देखो इस बाइक को, आपको ये फील देगी कि ये एक 250 सीसी की बाइक है। हाँ, नहीं 150 सेक्शन का टायर भी अच्छा खासा मोटा लग रहा है। 140 क्रॉस सेक्शन का टायर बहुत सही है, और ग्रिप इतनी बढ़िया मिलती है रोड पे, आप लीन करो कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, फिसलती नहीं है। तो बहुत मस्त टायर दे रखे हैं होंडा ने, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे वाले पीछे वाले दोनों बढ़िया। हाँ नहीं, ये देखो भाई ने ये चीज भाई सही बोली है। यहाँ पे टायर ना है 140-70 का ही, बट ये देखने में काफी ब्रॉड लगता है, और देखने में लुक भी जो है इसकी काफी ज्यादा अच्छी, जो मेरे को पर्सनली जो लगी है। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस से कभी कोई इशू आता हो लगने का, जैसे ब्रेकर पे? अभी तक नहीं, एक बार टिकी थी। एक बार ये जो इसका नीचे का ये चीज देखो, अच्छा ये अंडरवेली, हाँ अंडरवेली, तो ये चीज लग गई थी एक बार ब्रेकर पे, तब मुझे थोड़ा फील हुआ कि थोड़ी ऊंची होनी चाहिए थी, बट वो हमेशा नहीं लगती होगी ना? हमेशा नहीं लगती। हाँ, तो काम चल जाता होगा। ठीक है। अच्छा, मिरर्स के बारे में क्या आपका ओपिनियन है? लाइक आप डेली ऑफिस से आते हो जाते हो, लाइक विजिबिलिटी कितना प्रोवाइड करती है रियर? अगर बेकार मिरर है, बिल्कुल बेकार। जो SP 125 में देती है होंडा, वो इसमें दे देती है। ठीक है, थोड़ी सी वैल्यूएबल मिरर्स होनी चाहिए। इसकी आप चला के देखना, इससे पीछे कुछ नहीं दिखता भाई। आधा हाथ दिखता होगा, आधा हाथ दिखता है, और आधा इतना सा वो, मतलब हाथ हटा के देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली हाथ हटा के फिर पीछे मुड़ के देखना पड़ता है। तो यार होंडा अगर ये वीडियो देख रही है या फिर भैया के माध्यम से पहुंचे, तो यार इसके मिरर्स को अपग्रेड करो। होंडा मिरर्स बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा बेकार, बहुत बेकार। ठीक है, चलो ये चीज है। अच्छा भाई, आपने जब N250 जब आप लेने जा रहे थे, तो आपने सिर्फ इस वजह से छोड़ दी कि सर्विस का जो फीडबैक था बजाज का, वो तो आपको अच्छा नहीं लगा, इस वजह से आपने छोड़ा। होंडा में क्या कहना चाहता हूँ? फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट कितना है इस बाइक का? फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट मैं आपको बिल की फोटो भेज दूंगा, आप वो भी लगा देना। 1300 के अराउंड मेरा आया था फर्स्ट सर्विस। 1300? हाँ, फर्स्ट सर्विस। हाँ, जिसके अंदर उन्होंने शायद 750 समथिंग का ऑयल था, प्लस उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जोड़े हुए थे। थोड़ा मुझे लगा कि एक्सपेंसिव बिट पे है, बट सर्विस एक्सपीरियंस स्मूथ था। मतलब मैंने बोला था मुझे सामने सर्विस करवानी है, तो उन्होंने मेरे सामने मेरी बाइक की सर्विस करी। एक कंप्लेन जो मैंने उनसे बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग में क्या होता था ना, इसके RPM में कुछ दिक्कत थी या पता नहीं क्या था। जैसे मैं 40 पे चल रहा हूँ, मैंने अचानक से रेस छोड़ा तो नहीं, झटका लेती थी। अच्छा, जर्क? हाँ, जर्क लेती थी। ठीक है। तो वो चीज मैंने सर्विस वालों को दिखाई, अब वो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके सामने वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रही थी। तो मैंने उनको बाइक छोड़ी, मैंने कहा आप एक दिन चलाओ, मुझे ये सही करके दो, मैं कल आऊंगा एक बार टेस्ट करने के लिए। ठीक है। अब पता नहीं उन्होंने शायद रीस्टोर किया होगा RPM या क्या किया होगा, लेकिन कल होके मैंने बाइक चलाई, उसके बाद से मुझे आज तक वो इशू नहीं आया। ठीक है। तो मुझे वो एक चीज अच्छी लगी कि चलो बोला और उन्होंने सही कर दिया। ठीक है ना, मतलब रिस्पांस आपका कहना है कि सर्विस का फीडबैक ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, जो आपको नॉर्मली होंडा की। हाँ, एग्जैक्टली, ऑब्वियसली, और होंडा आप ओन भी कर रहे थे इतने टाइम से। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। ठीक है भाई, ये चीज आपने बताई। आपने रियर सीट के बारे में बोला कि नॉट कंफर्टेबल फॉर पिलियन। वैसे तो सीट काफी चौड़ी चौड़ी, थोड़ी कुछ नहीं हो जाएगी, तो शायद मुझे लगता है वो खत्म हो जाएगा। व्हाट अबाउट राइडर, क्या कहना चाहते हो कि राइडर के लिए कैसी है? राइडर के लिए सीट अच्छी है, प्लस इसके जो हैंडल पोजीशन भी है, अगर आपने N160 चलाई होगी तो आपने देखा होगा उसके हैंडल थोड़े नीचे की साइड है, तो यहाँ पेन होने का चांस रहता है। इसमें वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल अपराइट है, एकदम नॉर्मल, बिल्कुल अपराइट है। पोजीशन आपको कम्यूट और स्पोर्ट इसके बीच में कुछ देखने को मिलेगा, इसका पोस्चर बैठने का। ठीक है, ठीक है, मतलब ज्यादा दर्द भी नहीं होगा, नॉर्मल आप चला भी लोगे। ठीक है। अच्छा, कोई फीचर की कमी लगती है आपको इस बाइक में कि यार ये होंडा वालों को देना चाहिए? फीचर की कमी तो नहीं, लेकिन इसके अंदर 6th गियर होना चाहिए था। अच्छा, 6 मुझे ऐसा लगता है, इसके अंदर 5 ही गियर है। और टॉप स्पीड कितनी लगाई होगी आपने? मैं इसको ज्यादा लेके नहीं गया हूँ, 104 105 ले गया हूँ। अभी तो और जाएगी फिर। ट्राई करूंगा कि इसको क्लॉक करूँ 125 वगैरह के अराउंड चल जाती है शायद। फिर भी कुछ एक आइडिया कितना चली जाती होगी ये? 130 तक हाँ, चली जाएगी। चलो ठीक है, ये चीज़ है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये जो नई वाली होंडा आई है, जिसमें भी देखोगे जब आप ऑन करते हो तो इंडिकेटर जलते रहते हैं। हाँ, ये ऑड लगता है क्या मतलब? ऐसा ये सेफ्टी फीचर है कि बाइक दिख जाएगी दूर से, ऐसा है उनका कहना। सो आपको क्या लगता है, सही है, बेकार है इंडियंस के लिए? मतलब ऐसा ना, क्या जैसे आप रोड पे चल रहे हो, अब आपके इंडिकेटर चल रहा है, कोई भी आएगा, अरे भैया इंडिकेटर तो बंद कर लो, इंडिकेटर तो बंद कर लो, वो थोड़ा होता है। तो वो कभी हुआ आपके साथ ऐसा? मैं बताता हूँ, मैं बाइक लेने से पहले वीडियोस वगैरह देखता था, बट मैं ना इस पे ध्यान नहीं देता था कि OBD 2B के बाद ये जलते रहते हैं। शोरूम में गया था तो एक फनी एक्सपीरियंस बताता हूँ। उन्होंने ना, ये कलो की डिलीवरी थी, मैं डिलीवरी लेने गया, उन्होंने चाबी खोल के दिखाया तो ये दोनों जल रहे थे। ठीक है। तो मैंने कहा भाई डिफेक्ट है, ये तो जल रहे हैं। तो मुझसे कह रहा नहीं सर ये फीचर है। अब मेरे ये CVR सब में दे रखा उन लोगों ने। तो मेरे
मेरे माइंड में तो ये था कि यार ये बंदे कुछ ना कुछ चिपकाने में लगे रहते हैं, तो मैं उनसे लड़ रहा हूँ कि ये गलत है, फिर वो यूट्यूब खोल के दिखा रहे हैं देखो ये फीचर है। ओके तो ये जलते रहते हैं। थोड़ा बहुत लगता है जैसे लोगों को कि भाई इंडिकेटर बंद कर ले, बट यार ये सेफ्टी फीचर है, जरूरी भी है, तो जरूरी है। हाँ वही जैसे इन्होंने AHO करा था, ऑटोमेटिक हेडलाइट सिस्टम वाला, जो सॉरी ऑटोमेटिक कह रहा हूँ, डे नाइट ऐसे करके कुछ था, जब ऐसे वो स्टार्ट हो तो हेडलाइट हाँ जलती रहता है कि दूर से जो है वो दिख जाए, ठीक है। अच्छा बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहते हो, कैसी है बिल्ड क्वालिटी? लाइक इतनी कॉस्टली बाइक ले रहे हो, लाइक 1,70,000 की बताई ना आपने, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बेकार है, क्या कहना चाहते हो उस चीज़ के ऊपर? प्लास्टिक्स वगैरह ठीक है, लेकिन होंडा ना कहीं कहीं कॉस्ट कटिंग कर देता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये वाला जो पैनल है, देखो रैटलिंग साउंड, और ये बहुत पतली क्वालिटी का प्लास्टिक है, आप देख सकते हो। तो जब 1,70,000 आप खर्च कर रहे हो तो ये तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें होंडा को थोड़ा सा सही देना चाहिए। आप देख सकते हो ये स्टिफ सस्पेंशन होने की वजह से ये लूज हो जाएंगे जल्दी, और फिर ये आवाज करेंगे, वो इरिटेटिंग, फिर वो इरिटेट करेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक तो है, ये जो है ये बिल्कुल खत्म। ठीक है। चलो भाई आखिरी सवाल करते हैं एंड खत्म करते हैं आज की वीडियो को। आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या आप रिकमेंड करते हो किसी को कि अगर कोई प्लान कर रहा है, लाइक N250 कर रहा है, या हॉर्नेट भी उसने देखी है, तो करते हो रिकमेंड कि भाई ले ले इसको, या फिर उसकी तरफ जाना सही रहेगा? मैं उसे ये रिकमेंड करूंगा कि अपने घर के पास वाले सर्विस सेंटर में जाके बजाज का सर्विस चेक कर ले कैसी है, और उसके बाद बजाज उठा ले, ठीक है। लेकिन अगर सर्विस से दिक्कत है, एक नो नॉनसेंस बाइक चाहिए, तो भाई हॉर्नेट ले लो, बढ़िया है। बढ़िया, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस दिया। बाकी गाइस भाई का यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम में आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड माइलेज टेस्ट और बाकी सारी चीजें तो करी होगी आपने अभी तक तो नहीं, बट हाँ ठीक है, कोई नहीं, यूट्यूब पे मिल जाएगा। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।